नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। यानी एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से होता है और सच भी यही है, लेकिन हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। आपसे आप बाउ प्रिंसिपल रहेगा वही, लेकिन हम लोग एक ट्रिक की तरीके इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सारी चीजों को बताएगा। इस बात को हम लोग कैसे याद किए थे जरा एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि वही बार बार आपको काम आएगा। पूरी जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का करेंगे, एटम का, किसी एलिमेंट का, तो हम उसी रूल का हमेशा फॉलो करेंगे। और क्या उसमें ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि आपको पहले आपको क्या ध्यान रखना, 1s लिख लेना है, 2s लिख लेना है, 2p लिख लेना है और उसके बाद यहां पे 3s लिख लेना है। थोड़ा सा इसको इधर से लिखते हैं क्योंकि अभी उधर बहुत कुछ लिखना रहेगा। ठीक, यहां से 1s, 2s, 2p और 3s यहां तक लिख लिया। बिल्कुल आसानी से एकदम ये लिख लेना। फिर हमने कहा था कि यही के बाद आपको यह मानकर चलना है कि अब्बा प्रिंसिपल न बनाएंगे हम लोग, न उसको याद करेंगे, क्योंकि उसका एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ पे काम करेंगे। कैसे? यहां पे 3p और 3d के बीच में आता है भैया 4s। ठीक इस तरह से 4p और 4d के बीच में आता है 5s। और ठीक इसी तरीके से जब आप आगे पढ़ेंगे 5p और 5d के बीच में, तो देखिए 4s तो हो ही चुका है, यहां 6s और यहां 4f। आपको ये बनाना है, बना लेना है एक बार। फिर उसका 6p और यहां 6d के बीच में आएगा 7s, चूंकि हो चुका तो यहां पे हो जाएगा 5f। याद नहीं करना है। अब्बा को याद कैसे करेंगे क्योंकि वो वैज्ञानिक थोड़ी था। उसका ये मतलब है कि बनाओ तो बनाओ भैया। अब्बा मतलब होता है ना निर्माण करना, बनाना, जर्मन भाषा में अब्बा। जब आप कुछ बनाने जाइए तो अब्बा बोल दीजिए, हो जाएगा। अब्बा मत बोलिएगा, अब्बा, मतलब अफबाऊ या अब्बा, ऐसे। ठीक ना, जितना आप बढ़िया बोल सके वो। ठीक ना, इसकी बात, इसको थोड़ा सा हम मिटा के इधर कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम समझा लेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए अभी यही 7p और 7d के बीच में जो आता है वो आता है क्या, 8s और 6f। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अब जो ध्यान देने वाली बात थी, ये देखिए तैयार हो गया, वो बिना तीर चलाए जो है तैयार हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार तीर चलाना ही पड़े तब काम बने, ये नहीं। ठीक, बड़े ध्यान से देखिए। ये 1s देखिए बन गया ये पूरा। अब ये देखिए यहां तक भरिए, फिर ऐसे भरते चले जाइए, देखिए बन गया, कुछ करना नहीं था, बन गया सब। ठीक है, चलिए अब हमने कहा था कि जो बातें ध्यान रखनी है आपको वो ये कि जब यहां तक ऑर्बिटल भर जाएगी तो आप क्या, यहां तक भर जाएगी तो नियान को क्यों छोड़ दे, नियान 10 हो जाएगा। यहां तक भर जाएगी, जब पूरी यहां तक भर जाएगी, यहां तक हम भरते हुए आ गए, 3p पूरी भर गई तो हो जाएगा आर्गन 18 का। फिर जब आप यहां तक भर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 का। फिर जब यहां तक, यानी इसी तरीके से इधर भी लिख लेंगे, अभी रुकिए, घबराइए मत। फिर उसके बाद आ जाएगा जेनान 54 का। फिर उसके बाद यहां तक आप भर लेंगे तो रेडान, और उसका कितना होता था, 84, शायद 84 ही होता था। देख लीजिए एक बार, कंफर्म करने में क्या बुराई है। और बिल्कुल ठीक है, 86, 84 नहीं 86, 86 यहां तक ही हो जाता था। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें भरते चले गए, यहां तक भर लिया तो हो जाएगा ये 30। और 30 किसका होता था, यानी जिंक का। जब यहां तक भरते, यानी यहां से भरते आए आप, यहां भरते चले गए, फिर ये भरते चले गए तो यहां हो जाएगा 48 कैडमियम का। फिर यहां से, यानी यहां से भरते आ रहे हैं यार, फिर यहां तक भर लिए तो कितना हो जाएगा, ये 80 मरकरी का। फिर यहां तक भरते आ जाएंगे तो हो जाएगा 112 और ये UUP का। बात समझ में आ रही? ये देखिए भर गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि आप एक जगह अगर इसको एक किनारे आप बना लिए तो इसको बड़ी आसानी से और बड़ी खूबसूरती से समझ गए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से भरते हम यहां तक आए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 31 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 31 का, तो आपको सीधे पता है कि 30 तक तो यही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे,
बड़े आराम से। तो यहाँ पे केवल क्या लिखना है, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने भरे जाते हैं, एस में 2, पी में 6 और डी में 10, ठीक, और एफ में 14। तो इस तरीके से इसमें केवल भरते जाना है आंख बंद करके, आखिरी में 30 तक आपको पता है कि यहाँ जैसे 10 लिखा 30 हो गया, यहाँ 31 लिख देंगे, कॉमन, एकदम काम खत्म। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, ठीक है ना। इसको यहां तक हम भरते चले आएंगे। और मान लीजिए कि एक्सेप्शन वाला है, तो एक्सेप्शन वाले के लिए एक्सेप्शन पढ़ लेंगे कि क्या है वो हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कह दिया जाए कि 84 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 84 का, तो आपको पता है कि 80 तक तो हम यहां भर लेंगे, यानी आंख बंद करके इसमें 2 तुम लो, 2 तुम लो, 6 तुम लो, 3 तुम लो, 3 नहीं 2 तुम लो, 6 तुम लो, फटाफट सबको एकदम खाली फटाफट पूरे एकदम दबा दबा के भरते चली जाइए। क्यों? क्योंकि हमको पता 5D तक एकदम आंख बंद करके भरते आएंगे तो 80 हो जाएगा, और 2 84 भरना था तो बाकी जो बचा 4 इसमें आ जाएगा। कितना आसान है, क्योंकि ये तो पता है ना कि यहां तक भरेगा तो 30 हो जाएगा। भाई अगर आपको ये कहा जाए कि चलिए 25 का भर के बताइए, अरे तो ठीक है 18 यहां भर लिया, बाकी इसमें भर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही आएगा, बाकी बचा यहां चला जाएगा, 5 वहां चला जाएगा, यानी इसमें 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 28 का भरिए, ठीक है, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, बाकी ये लोग भरे पड़े रहेंगे। एकदम सिंपल दिमाग लगाना। जिससे एक तो क्या होता है ना कि हम लोग के पास दिमाग तो ऑलरेडी पहले से कम है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया मोबाइल वगैरह आ गया दिमाग कम हो गया, और उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि सब इस्तेमाल कर दे। नहीं करना, जहां जितनी जरूरत है दिमाग उतना ही लगाना होता है। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ठीक। अच्छा, अब दूसरी एक बात याद रखनी है, ये तो पहला हो गया अबाव प्रिंसिपल, ठीक। एक नए फॉर्म में ये बन के तैयार, अपना नाम दे लीजिएगा कि ये आप ही का है, ठीक है ना, ये एकदम बन के तैयार। अब दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रॉन भरा तो जाएगा ऐसे, लेकिन उसको सजाया कैसे जाएगा, सेल्स को सजाया कैसे जाएगा, तो हमेशा सेल नंबर के हिसाब से सजाया जाता है, ठीक। और सेल नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जैसे एक यहां न्यूक्लियस मान लीजिए, और ये इसमें सेल है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक। ये इसमें कितनी, ये हो गए n इज इक्वल टू नंबर्स, यानी KLMN वो। अब इसमें कितनी सब सेल होती हैं, एक जो होगी S से डिनोट की जाएगी, यानी L की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 0 से डिनोट करी जाती है, इसमें 0 1 से डिनोट करी जाती है L की वैल्यू, और इसके लिए 0 1 2 से, और इसके लिए बहुत खूबसूरती से 0 1 2 और 3 कहते हैं। इसके लिए S होती है, और इसके लिए SP होती है, और इसके लिए SPD होती है, ठीक, और इसके लिए SPD और F। अब इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कहा जाए कि 4s वाला कहां लिखा जाएगा लिखने के तौर पर, तो भरा जाएगा तो इसके हिसाब से, लेकिन उससे आएगा कहां वो आखिर में, अभी समझा दे रहे हैं। यानी ये आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं, पहला यहां पर, ठीक, वो हो गया, ये हो गया। अब एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम, ठीक है ना। अच्छा, ये चीजें आप समझ गए, ठीक, ये चीजें आप अच्छे से समझ गए कि नहीं? देखिए एकदम ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें एकदम आपको हलवा लगेगी कि अरे बड़ा आसान है यार, ये तो हमने बना भी लिया और समझ भी लिया खुद। चलिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया ये देखिए 10 यहीं आता है, इसके बाद हो जाएगा, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर लीजिए, ये हीरा। आप यहाँ पे नियान 10 लिखने के बाद आपके पास कौन सा ऑर्बिटल बने, 3s1, बड़ी सिंपल तरीके से। चलिए इसी तरह से अब एक थोड़ा सा मैग्नीज ये ले लेते हैं। कॉपर क्रोमियम भी आएगा, अभी परेशान मत होइए, दरअसल वो स्टेबल, जहां एक्सेप्शन हो तो एक्सेप्शन है ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 25, देखिए 25 कहां आएगा, 18 के बाद इसमें और इसमें, तो ठीक है, यहां आर्गन 18 लिख ले रहा है, और जो ऑर्बिटल हमारे पास सामने दिख रही है वो 4s2 है और 3d5 है, ठीक, हो गया 25। अब भरा तो इसको ऐसे जाएगा, लेकिन किताबों में लिखा कैसे जाता है इसको, वो देखिए एनसीईआरटी की बड़ी खूबसूरती है कि भर तो ऐसे ले रहे हैं, लेकिन उसको लिखते हैं अपने तरीके से। कैसे? ऐसे उसको लिखेंगे ये कि मैग्नीज का, और पूरा अगर करा जाए तो पूरा भी करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से, ठीक ना, मैग्नीज का तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और फिर हम आ जाएंगे 3p6 में, और उसके बाद जी अपाव के हिसाब से इसको भर लिया हमने 4s2 3d5।
यही हो गया, हो गया। तो देखिए यहां पर जो बड़ी ध्यान वाली बात है कि पहली सेल कहां खत्म हो रही है, यहां, ये रही पहली सेल, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये और ये है, तीसरी सेल तो यही है, यानी ये हो गई पहली सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, अब तीसरी सेल ये। तो इसको अरेंज करते हैं कैसे ये लोग इन किताबों में कि पहले आप लिखने का तरीका इस तरह से अपनाइए, भरने का तरीका वो अपनाइए। क्योंकि आप 2s 2p भर लिए तो 3s पहले 3s लिख दीजिए, 3p को लिखिए, 3d को लिख दीजिए, फिर 4s को लिखिए। लिखिए इस तरीके से, लेकिन भरिए इस तरीके से। बात समझ में आ रही? भरने का मतलब आप बाऊ के तरीके से भरिए, लेकिन लिखिए सेल के हिसाब से। इसीलिए किताब में कैसे लिख दिया जाता है इसको, ऐसे की बजाय ऐसे। और ये जो है आप समझते हैं कि शायद इसमें ऐसे कैसे हो गया। ये देखिए 3D वाली एक साथ हो गई सारी और बाद में 4s2, ये इस तरीके से। अब शार्ट में मतलब यानी आपको जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा तो इसमें बताया जाएगा कि ये आर्गन 18 हो जाता है इधर, और इधर क्या 3d5, क्योंकि 3D वाली पहले आएगी और 4s2 बाद में। भरी कैसे गई थी अब आप देखेंगे कि क्यों नहीं। अगर आप ऐसे ही समझना शुरू कर दिए कि आर्गन 18 फिर 3D आ रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए, ऐसा नहीं, भरा इसके हिसाब से गया था, सजाया जा रहा है इसके हिसाब से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल है इसी तरीके से यहां पर, ठीक, एक एग्जाम्पल, ये उसके बारे में था, कह रहे एक एग्जाम्पल है और लिया गया है, पीछे कई सारे एग्जाम्पल हमने करा भी दिए हैं, पिछले लेक्चर में हमने कराए भी हैं। तो एक एग्जाम्पल और वो कह रहे हैं कि करके देख लीजिए कि आपका रूल सही है कि नहीं है। तो रूल तो ये कुछ है नहीं वैसे, ये एग्जैक्टली तो फॉर्म है अब्बाऊ का ही, बस इसको हमने लिखने का तरीका बदल दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए वो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कैल्शियम 20, एग्जाम में आया भी हुआ है ये कैल्शियम 20, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा। तो कैल्शियम 20 का मतलब 18 के बाद है ये, चूंकि आर्गन 18 तक हमने भर लिया था, फिर हमारे पास 4s बची थी तो 18 और 2 20 हो गया था। लिखने का ये तरीका हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो जरूरी बातें हैं वो सुनिए, बात समझ में आ गई? बहुत आराम से देखिए, 1s 2s 2p 3s लिख लेना था, 3p 3d के बीच में आता है 4s, 4p 4d के बीच में आता है 5s, 5p और 5d के बीच में आएगा 6s 4f। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप लिख लेंगे तो हम तक जैसे भरा जाएगा कि यहां तक पूरा, देखिए हमने इसको ऐसे बनाया है, आप ये मत समझिए कि इसमें जाएगा तब, नहीं, पूरा भर जाएगा तब। ये किसका हो जाएगा? आर्गन 18 का। ये पूरा भर जाएगा तब किसका हो जाएगा? क्रिप्टॉन 36 का। ये पूरा भर जाएगा तब किसका हो जाएगा? ज़ेनान 54 का। ये पूरा भर जाएगा तब 86 का। तो 10 18 36 54 86 यानी 10 18 36 54 एंड 86, इस तरीके से हम भर लेंगे। जब यहां तक, यानी आप यहां से भरना शुरू किए और यहां तक आप भरिए, पहले इसको भरिए, इसको 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 इसको, जब यहां तक ये पूरा भर जाएगा तो जिंक 30 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जिंक 30 का। फिर आगे इसी के बाद से इसको 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 पूरा भर लेंगे तो हो जाएगा कैडमियम 48 का। कैडमियम 48 का। अरे फार्मूला भूल गए का? झंडू किधर हो, इसके पहले आता था कुमकुम आज आओ, भूल गए का? डी ब्लॉक, अच्छा पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, ऐसे तो था यहाँ का पर आज आओ, कुमकुम आज आओ। जब वो वहां पहुंचे तो पूछे झंडू किधर हो, झंडू किधर हो, देखिए जिंक किधर हो। एकदम टेंशन नहीं लेने का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना जो कठिन हो हमें नाम लेने में ही। हम लोग एकदम बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा कि जैसे जबान ट्विस्ट करनी पड़े ऐसा नाम भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। मैग्नीज में मन टिकाए रहो, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम सिंपल हो गया। अब इसके बाद लिखा क्या गया है किताब में, कहीं आपको मिलेगा, आगे पीछे पूरा पढ़ेंगे तो, द इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड सेल, कौन से सेल में? कंप्लीटली फिल्ड सेल में रहेगा तो उसे कहा जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने मिटाया फिर से लिख दे रहे हैं। उसे क्या कहा जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब कौन सी चीज को फिल्ड करना है? सेल को। याद रहे ऑर्बिटल की बात नहीं करी गई। सेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, इनर वाली, देखिए लिखा है ना, द इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड सेल, जो अंदर होती है वो, शायद ये इनर शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा।
द इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटली फिल्ड सेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सिर्फ इतना सा ही वो बता रहे हैं, ये हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक, कंप्लीटली फिल्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताते हैं इसका मतलब। कहना द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा उसे कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और सेल को बोलते हैं वैलेंसी सेल। ठीक, आगे बता रहे हैं, देखिए क्या है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली, एक एक बार में सारी बातें कह रहे हैं। आगे उसी में लिखा हुआ है, अगले पैराग्राफ में जब आप नीचे पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि फ्रॉम पोटेशियम 19 से लेकर, पोटेशियम 19 मतलब 19 से लेकर क्रिप्टॉन 36, सॉरी क्रिप्टॉन बना लीजिए इसको, थोड़ा सा हो गया, क्रिप्टॉन 36 तक जब आप भरेंगे तो आपको जो ऑर्बिटल भरने को मिलेंगी वो 4s होगी, 3d होगी, 4p होगी। कैसे? इन्होंने क्या बताया, 19 से शुरू करना है। तो भैया 19 से शुरू करेंगे तो कहां तक आएगा? 18 यहां खत्म। देखिए 4s, 3d और 3p। तो हमने कहा था कि भरा तो इसके हिसाब से जाएगा, लेकिन बोला कैसे जाएगा? तो देखिए 4s, 3d और 4p इस हिसाब से भरा जाएगा। भर गया, भैया भी वही लिख दिए हैं, भरेंगे। तो लिखा फ्रॉम पोटेशियम 19 क्रिप्टॉन 36 तक 4s, 3d, 4p ऑर्बिटल्स भरेंगी। ठीक इसी तरीके से फ्रॉम, सिमिलरली कह रहे हैं आगे, फ्रॉम रुबिडियम 37 से लेके जेनान 54 तक, जेनान है ये, जेनान 54, जेनान 54 तक 5s, 4d और 5p ऑर्बिटल्स भरेंगे। कैसे? देखिए जेनान 54 से लेकर, 54 से, हाँ रुबिडियम ये रहा, इसके बाद आएगा 37, 36 के बाद, तो आपको 5s, 4d और 5p भरने को मिलेंगे। देखिए 5s, 4d और 5p भरने को मिल गई। बड़ा आसान, वो सब कुछ आसान कर देगा आपका पूरा जीवन, है ना, आपका जीवन आसान कर देगा, घबराने की जरूरत नहीं। कर फ्रॉम लैंथेनम से लेकर 80 तक, मरकरी 80 तक और उन 14 को छोड़कर तब आप भरेंगे तो 4f और 4d भरना शुरू हो जाएंगे। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम यानी 92 यूरेनियम 32, 92 यूरेनियम को छोड़कर उसके बाद जो आते यानी, सॉरी जो आराम से बोल रहे हैं, घबराइए मत। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 92 आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एंड शॉर्ट लिव, मतलब ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं, यूरेनियम के बाद वाली को। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पूरा। जैसे कि फिर से अगर आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं, इसको कहीं भी अप्लाई करेंगे ये लगेगा। ठीक, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। n+l रूल के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं, वो पिछले लेक्चर में हो ही चुका है ये सब। ठीक, जिसमें फिलिंग बताया गया था, n+ रूल के हिसाब से जिनकी n+l की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, बाद में उसमें जाएगा, और इसमें एक्सेप्शन भी अप्लाई है। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन की बात अब हम थोड़ी देर बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पूरा पूरा नोट कर लीजिए, आराम से इसको पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आगे हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, यानी हाफ फिल्ड सबसेल, जैसे कि कॉपर में और क्रोमियम में। एक एग्जांपल लेकर बड़े बेहतरीन क्रोमियम और कॉपर का समझाया गया है। ठीक, जैसे देखते हैं, यानी कि सब सेल की बात करी गई है। किसकी? सब सेल की। और सब सेल में क्या होती है? ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक, सब सेल में ऑर्बिटल्स होती हैं, उन्हीं की बात करी गई है। जैसे इन केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम आप कह सकते हैं, इन केस ऑफ, पहले क्रोमियम कीजिए 24 एंड कॉपर, ठीक, जिसका 29 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें तो आप ये पाएंगे कि क्रोमियम कॉपर का आपको तो, क्रोमियम का तो आपको एकदम बचपन से रटा होगा कि क्रोमियम 24 होता ही है, और 24 होता है तो इसका मतलब आर्गन का भर के, और आप ये कह देंगे कि आर्गन 18 का भरने के बाद जो ऑर्बिटल थी हमारे पास वो 4s और 3d ये थी, भरना इसी में था। तो हिसाब तो ये बनता है इसके हिसाब से कि इसमें 4 हो जाए, इसमें 2 हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें 1 हो जाता है और इसमें 5 हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस हर जगह स्टार लगाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब आप कॉपर 29 को देखेंगे तो आप आर्गन 18 लिखने के बाद इसी 4s 3d में आप यहां देखते हैं 10 लिखा हुआ है और यहां 1 लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था? 3d 9 और ये 2, जो कि जायज भी है इसके हिसाब से, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्यों हैं उनकी बात अभी बताई जाएगी।
इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके केस में आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी ऑर्बिटल्स हैं एस और पी वाली, है ना, जैसे एस वाली, ये एस वाली और ये पी वाली मतलब पी सबसेल्स वाली ऑर्बिटल, इस तरीके से डी वाली, सॉरी डी वाली, ये एक और बना दे क्या यहीं कहीं, चलिए बना दिया, तो इसको इधर समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और नीचे यहां समझते हैं, क्योंकि ज्यादा बनाना नहीं है फिलहाल, यहां समझ लेते हैं। कॉपर का केस लेके क्रोमियम का, क्रोमियम 24 ये केस है हमारे पास, ठीक। कह रहे हैं कि इसकी जब ऑर्बिटल्स आप देखेंगे तो एक ये 4s वाली होती है और 3d वाली इस तरीके से होती है। 1 2 3 4 हो गया, एक और बना लीजिए, 5 हो गए, 5 डिब्बे होते हैं, 5 डिब्बे मतलब 5 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल की 5 ऑर्बिटल्स। कहते हैं कि यहां पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन आप भरना शुरू करेंगे तो इनको तो पहले आप भर लेंगे, क्योंकि यहां पे वो वाला रूल फॉलो करता है हुंड्स का, कि पेयरिंग तभी होगी जब, तो पेयरिंग वरिंग हमने इसमें हुंड्स रूल से भर ली। फिर जब यहां इलेक्ट्रॉन भरने गए तो हमें देखने को मिलता है कि इस हिसाब से हमें भरना था, यानी 3d4 होना चाहिए, यहाँ पे 4s2, ये नहीं होता है। ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है इसमें, ठीक। इसके हिसाब से जो ऑर्बिटल बन जाती है वो इजी बन जाती है, तो हो जाता है 4s1 और ये बन जाता है 3d5। सिमिलरली इसी के केस में, यानी आप देखिए कि ये जो कॉपर लिखा हुआ है ना 29, इसके केस में भी यही होता है कि इसमें एक बचता है और ये इसकी सिमेट्री को पूरा करने के लिए यहां पहुंच जाता है इस तरीके से, ये, और ये हो जाता है 4s1 और 3d10 इस तरीके से, ये हो जाता है। और ये कहा जाता है कि यहां पर कि 4s वाली की एनर्जी जो है, बात समझ में आ रही कुछ, एकदम आराम से है, एनसीईआरटी में जैसे बताया गया वैसे ही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इसके बाद हमें पता है कि एनर्जी ऑफ 4s, जैसे अगर आप एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ 4s, जो 4s है वो क्या है, लेस देन 3d है, ठीक। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाना चाहिए था, क्योंकि n+l रूल भी यही कहता है कि जिसकी एनर्जी कम हो, अब्बा प्रिंसिपल जो है यही है बनाने का, कि जिसकी एनर्जी कम हो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसके बाद जिसकी ज्यादा होगी उसमें जाएगा। लेकिन यहां पर जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d, ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहा यहां पे, यानी ये भी नहीं फॉलो हो रहा, इसमें इस तरह से आप यहां देखेंगे तो दोनों बातें हो गई। तो ये एक बताया गया कि ऐसा है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, जब कही जाए कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, और कौन से ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ठीक है ना, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, ऐसे ही लिखते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत तो नहीं, फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, ठीक। ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, स्टेबल बताया गया, एनर्जी की बात नहीं करी, स्टेबल कहा गया, क्या कहा गया, मोर स्टेबल। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों अरे एनर्जी लिखा हुआ है ना, तो यहां पे इसको काट दीजिए, एनर्जी छोड़िए, सिर्फ यहां से पढ़ना की, इसको काटिए, एनर्जी हमने देखी वही गलती है, ये यहां से पढ़िए कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल होती है। पूछा गया रीजन क्या है, तो कहेंगे रीजन, देखिए ये बात यहां तक आपको समझ में आ रही होगी कि ये आर्गन, सॉरी इनकी हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल, जिसमें कि इन केस ऑफ क्रोमियम और कॉपर ये देखा जा रहा है कि 4s1 3d5 हो जाता है, कॉपर में 4s1 3d10 हो जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि उनकी एनर्जी 4s की कम है, 3d की ज्यादा है। होना यह चाहिए कि 4s पूरा भर जाए, जैसा कि आपका हिसाब है, और इसके बाद से अफबाऊ का हिसाब है, अफबा का हिसाब है, उसके बाद 3d में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां देखा जा रहा है कि ये 4s से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसमें 4s1 से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, और इसको 3d5 और 3d5 और इसको 3d10 बना लिए। और साथ में ये बताया जा रहा है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल या मोर स्टेबल होती हैं, मोर शब्द लगा लीजिए, और मोर स्टेबल ऐसा होता है।
तब पूछा गया कि ऐसा क्या रीजन है कि ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो मोर स्टेबल है। तो इसके दो रीजन बताए गए। पहला कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है भैया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर क्या है, एक सिमेट्री है, यहां पर क्या है, एक सिमेट्री। सिमेट्री में समझते हैं बिल्कुल, जो एक जैसे कई चीजों को आप बना के, जैसे आप अपने घर में अपने रूम में सारे कपड़े और सारी कॉपी किताबें, मेज कुर्सी एक सिमेट्रिक वे में रखेंगे तो उस कमरे की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा अपना कमरा और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो सिमेट्री इसी को कहते हैं कि सारा कुछ क्या हो जाए, एक सिमेट्री हो, ठीक, एक सममिति हो, है ना, उसी में। यानी यहां पे रीजंस क्या, दो, कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। असिमेट्री टेंड्स टू स्टेबिलिटी, बताया जा रहा है सिमेट्री टेंड्स स्टेबिलिटी, यानी सिमेट्री टू शब्द हमने भूल गए हैं लगाना, आप लगा सकते हैं इसमें। सिमेट्री टेंड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए अगर आप सिमेट्रिकल वे में अगर रहते हैं, अपनी लाइफ को करें, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी और चीजें आपके पास रहेंगी, मतलब याद जो करेंगे, जो पढ़ेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए कहा जाता है कि आप उसको उथल पुथल करके न पढ़िए, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो आप देखिए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो सब सेल है, ये देखिए क्या है, सब सेल हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से देखिए, हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम आर देयरफॉर मोर स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं को फिर से आप बना सकते हैं यहां पे कि देखिए P3 वाली यहां पे ले लीजिए, अगर आप नया बनाना चाहें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है P4 P2 के बजाय। ठीक इसी तरीके से आप P6 की ले लीजिए, देखिए क्या है, ये मोर स्टेबल हो जाएगी, मतलब P6 का मतलब ऑर्बिटल थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से कि आप D5 ले लीजिए, देखिए इसमें क्या है, यानी एक वे में है इलेक्ट्रॉन, है ना, एक वे में है। और इसी तरीके से D10 ले लीजिए, देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक सिमेट्री मिल रही है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का एक क्रम है जो वो सिमेट्रिकल में है। ठीक, डब्बा उब्बा गिन लीजिएगा, कम ज्यादा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना तो कॉमन सी बात होती है। ठीक, तो यानी सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब अगर एक सिमेट्रिकल वे में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, रहेंगे, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन चूंकि यही तो चाहता है कि हम ज्यादा स्टेबल हो, लेस एनर्जेटिक हो, ताकि जो एलिमेंट है या जो एटम है वो अपने स्टेबल अवस्था में रहे, ग्राउंड स्टेट में बना रहे। इसीलिए क्या होता है कि एस से इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां चला जाता है और ये वाली ऑर्बिटल स्टेबल हो जाती है और ये मोर स्टेबल हो जाती है और ये भी स्टेबल हो गई। स्टेबल मतलब हाफ फील्ड है तो है ही है, तो स्टेबल तो रहेगी ही, एक सिमेट्री मिल जाती है ऑर्बिटल्स में। दूसरा रीजन इसका बता रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या बता रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मतलब अब ये क्या चीज है, पहले तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी समझ लें, बात बड़े ध्यान से सुनिए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, when two or more electrons with same spin, यानी जिसकी स्पिन क्या हो, सेम, are present in degenerate orbitals, देखिए लिखा ना, are present in degenerate orbitals of a subcell, तो ये क्या होगा, these electrons tend to exchange their position and release, and energy released होगा, यहां पे छूट गया एक शब्द, and एनर्जी लगा लीजिए, and energy released due to this exchange is called exchange energy। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इसका पहले मतलब समझ लें, फिर आगे हम बात करेंगे। पहले तो ये मतलब समझ लें कि ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी व्हेन टू आर मोर इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन, जिसकी स्पिन सेम हो, आपको कंसंट्रेट इस पे करना, सेम स्पिन पे, आर प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, these electrons tend to exchange their position and energy released due to this exchange is called exchange of energy। अब ये क्या चीज है, exchange of energy?
जैसे उन्होंने कहा कि सेम स्पिन वाली ऑर्बिटल्स, जैसे कि हम d5 ले रहे हैं। अब आप ये समझिए यहां पर ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास हैं भी, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है एक यहां और एक यहां। बात को समझिएगा, सिर्फ हमने अभी 2 दिखाया, ठीक, बिल्कुल। तो चूंकि इसकी स्पिन भी इसी तरीके से है, इस पीस की भी स्पिन भी इसी तरीके से है, तो ये कह सकता है कि इसको दूसरे का जरा वो बदल दें, इसका वो रूप बदल दें, ये इसकी तरह से। ये इलेक्ट्रॉन अगर ये यहां से, मान लीजिए इसका मान हुआ कि हम यहां नहीं रहेंगे, यहां तुम चले आओ, यहां हम चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन पे उस ऑर्बिटल का? कोई फर्क नहीं। लेकिन हां, यहां से उठ के यहां जाने में और इसको यहां जाने में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज्ड आउट हो जाएगी। तो यानी क्या हो गया? इसी बात को बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को और उससे एनर्जी निकलती है, और इस समय जो एनर्जी रिलीज्ड आउट होती है उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब की बार हो गए 5 या 3 कह लीजिए या 4 कह लीजिए, ये रहा इस तरीके से। अब पूरी फिलहाल ये सेम स्पिन है, सेम स्पिन पे ध्यान देना है और एक्सचेंज पोजीशन पे ध्यान देना। किस पे? एक्सचेंज देयर पोजीशन पे ध्यान देना। तो अब देखिए, ये वाला अगर कहे कि यार तुम यहां आ जाओ, चलो ठीक है यार, ये वाला इससे कहे कि यार हम ऐसा करो, यहां हम आ रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं, तुम आ रहे, मतलब यानी एक्सचेंज कितना ज्यादा हो गया इस इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से इसका भी हो सकता है कि ये इससे कर दे, ये इससे कर दे, ये इससे कर ले, ये इससे कर ले, इस तरीके से ये इससे कर ले, चाहे जितनी, यानी नंबर ऑफ एक्सचेंज पोजीशन, जो एक्सचेंज करने की इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशंस हैं वो बढ़ गई, यानी अब और ज्यादा एनर्जी रिलीज आउट होगी। क्या हो रहा है? ये एक्सचेंज ही तो हो रहा। ये वाला कहेगा तुम इधर आओ, हम उधर जाएंगे, कोई फर्क है क्या? क्योंकि भाई एक ही सिमेट्री में है, सेम स्पिन में है, तो यहां रहे या यहां रहे, ऐसा नहीं है कि आप 3 इलेक्ट्रॉन भर के ऑर्बिटल ही की बदल दें। एक्सचेंज देयर पोजीशन बोला गया है, ये नहीं कहा गया है कि अगर ये यहां पर, बात को समझिएगा जरा बड़ा गौर से, आप लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं और हम जल्दी में थोड़ा सा कम हो पाते हैं। देखिए क्या, 1 2 3 4 5, ये नहीं बोला गया कि एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा तो ये वाला उठ के यहां चला जाए और ये वाला उठ के यहां, ये नहीं है, ये इसका ये कतई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन तुमको देंगे, तुम्हारी पोजीशन हम लेंगे, ताकि जैसे पहले थे वैसे ही बने रहेंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल, ये इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये वाला कहेगा ठीक है अब हम तुम्हारी जगह ले रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई, वहां भी खाना पीना मिलेगा, आराम से तुम रहो, आराम से हम रहें। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसमें एनर्जेटिक हो जाते हैं और लड़ाई भी हो जाती है। खैर ये इलेक्ट्रॉन है और काफी समझदार भी है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पोजीशन, यानी बहुत सारे, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, क्या स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन है? नहीं, लेकिन एनर्जी खूब निकल रही है, खूब निकलेगी। जब एनर्जी निकलेगी तो d5 की ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी? मोर स्टेबलाइज होती चली जाएंगी, और जब मोर स्टेबलाइज होगी तो यही तो हमें चाहिए था। इसीलिए ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ यहां पर जो सेम ऑर्बिटल की इनकी बात चल रही थी, सेम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाती है सेम स्पिन वालों की। ये सेम स्पिन वाले ही एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को, ये नहीं कि ये वाला उल्टा लटका हुआ है तो ये सीधा लटके वाले से, ये देखिए उल्टा लटका हुआ है तो सीधे वाले से कहते कि ऐसा कि यार तुम हम ना, सेम स्पिन शब्द देखिए, सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सब सेल, और साथ ही साथ ऑर्बिटल डिजेनरेट होनी चाहिए, किसका मतलब वो उसी में, ये नहीं कि 5D में है तो चलो यार तुम 4s में मिल लो, हमसे क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं। डिजेनरेट शब्दों का बड़ा खेल है भाई साहब, शब्दों का। आपके जीवन में सिर्फ शब्द ही तो हैं जो आपको परेशान करते हैं, बाकी कहां कंसेप्ट कहीं कुछ नहीं होता। देखिए ना, लिखा ना, व्हेन टू आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या दो, एक या मोर मतलब 2 या 2 से अधिक, सॉरी एक हमने बोल दिया, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स है ना, सेम स्पिन के हों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। प्रेजेंट इन देखने का डिजेनरेट, डिजेनरेट का मतलब जिनकी, जिस सब सेल की सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, और d5 में हमने ये पढ़ा भी है कि उनकी एनर्जी तो सबकी सेम होती है, लेकिन शेप सिर्फ 4 लोगों का एक जैसा होता है और dz स्क्वायर का अलग होता है, ठीक है ना, और साइज उनके हिसाब से बढ़ती है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी चीज को बता रहे, दिस इलेक्ट्रॉन टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड एनर्जी रिलीज टू दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अब आगे आप लिखिए, एक सेंटेंस लिख लीजिए, बोल रहे हैं उसी में लिख लीजिए, बस इसके बाद क्वेश्चन करना।
द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबसेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. बात समझ में आ गई? मतलब अगर हाफ फील्ड में, क्योंकि अब हाफ फील्ड होंगे या फिर फुल फील्ड होंगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमने एक भरा सिर्फ 2 रखे तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत कम है. हाफ फील्ड है तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा, फुल फील्ड है तो भी नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा है. तो नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा भैया? हाफ फील्ड और फुल फील्ड में यहां लिखना चाहें तो लिख लें कि हाफ फील्ड, कामा लगा के यहां कि हाफ फील्ड एंड हाफ एंड फुल फील्ड हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं. हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होता है. नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होता है. पोजीशन का ठीक. और इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल भी होती है. देयरफॉर दीज आर मोर स्टेबल. ये ज्यादा होती है. अगर पूछे थे किससे ज्यादा होती है तो D5 वाली किससे? D4 से और D6 से ज्यादा स्टेबल है ना? बात समझ रही? इसी तरीके से P3 वाली, बात समझ रही? D6 है तो स्टेबल ही है, सबसे स्टेबल है. लेकिन D5 वाली किससे है? D3 और D4 से. P3 वाली किससे? तो कहेंगे P2 और P4 से. ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पे. तो इस तरीके से ये रहा हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है. और हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी देख लें कि नीट में और जेमेंस में इससे रिलेटेड क्या पूछे गए थे, है ना? तो आगे चलते हैं. केवल 5-7 हैं, उसी को लगा लेंगे बस. ठीक, इसका देख थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा है नोट, उसको देख लेते हैं. चलिए इसको नोट करिए जल्दी 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 एकदम. चलिए अब कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके सामने और आपको इसके आंसर बताने हैं. ठीक, और वो हमने जो है रफ कर दिया, फिर से इसको एक बार हम बना लेते हैं. क्या था ये कॉन्सेप्ट? 1s 2s 2p 3s, फिर था यहां से हमने कहा था 3p 3d के बीच में आएगा 4s, फिर यहां पे क्या आ जाएगा भैया इसी तरीके से 4p 4d के बीच में आएगा 5s. ठीक, ये 5 है. फिर इसी तरह से आएगा 5p, पहले 5p और 5d के बीच में आएगा 4s और सॉरी 6s, इस तरीके से 4f. फिर आ जाएगा 6p और 6d के बीच में क्या 7s और 5f. इस तरीके से यहां तक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तो आर्गन 18 का हो जाएगा, भर जाएगा. यहां तक भर लेंगे तो हमको पता है ये क्रिप्टॉन 36 का हो जाएगा, और यहां तक भर लेंगे तो जेनान 54 का हो जाएगा, और यहां तक भर लेंगे तो रेडान 86 का हो जाएगा, और यहां तक भर लेंगे तो 30 जिंक का हो जाता है, यहां तक भर लेंगे तो कैडमियम का 48, और यहां तक भरेंगे तो 80 मरकरी का, और यहां तक भरेंगे तो 112 यूयू बी का. नॉट यूयू, दिस इज यूयू, है ना? ठीक भैया, ये देखिए S है, इसको S पढ़िए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको F पढ़िए. ठीक, यही था कुल मिला के. क्वेश्चन है कि क्रोमियम अपने ग्राउंड स्टेट में है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2. L 1 होना चाहिए और L2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम है. क्रोमियम 24 होता है, हमको पता भी है. यानी इसका मतलब हमें सिर्फ यहां तक देखना है, ये यहां तक. ठीक, कह रहा था नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस जो L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2 के लिए. तो हमें तो पहले से पता है L इज इक्वल टू 1 का मतलब यानी वो p ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. ठीक, और L इज इक्वल टू 2 का मतलब वो d की बात कर रहे हैं. यही तो होगा. बात समझ में आ रही?
तो क्या L किसमें L आपको मिलेगा? तो 1s 2s L है ही नहीं, 2p एक L है इसमें, ये L है, और कहाँ L है? ये भी L है, p वाली L होती है, देखिए ये L है। और आपको पता है कि जब आप क्रोमियम 24 भरेंगे तो ये पूरी फिल एकदम फुल फिल हो जाएगी, ये भी फुल फिल हो जाएगी, क्योंकि आर्गन तक पूरा भर लेना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कुल L1 वालों के इलेक्ट्रॉन है 12। कुल कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, यहां लिख दीजिए L1 ब्रैकेट में आप ये लिख दीजिए P, जितने P वाले हैं उनके इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से हमको पता है L=2 मतलब D वाले हैं। ठीक, तो D में वहां इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको? देखिए 5, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये 4s2 हो जाता है और ये 5 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 5 इलेक्ट्रॉन। यही था सवाल। तो ये आप सीख लेंगे तो आप सबको सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई नहीं। क्यों समझ में आ गया? देखिए P एक L यहाँ पे, एक L यहाँ पे, और ये क्या है? L, चूंकि ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है, मतलब L=1 P वाली, L=1 वाली P, यानी ये L=1 के लिए है, ये भी 1 के लिए है, यहां लिख सकते हैं ये L=2 के केस में है। तो ये आंसर हो जाएगा 12 और 5 इलेक्ट्रॉन। आंसर सही है हम लोग का। आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू, यानी Fe+2। अब आपको पता है Fe+2 पहले बनाएंगे कैसे, ये तो पता ना पहले Fe+2। तो देखिए हमने कहा था कि आपको क्या लिखना रहेगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं यहीं पे Fe+2, यहां है ना जगह ये, ठीक, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही नहीं यही बताना। तो Fe+2 की अगर हम बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात चलेगी। तो देखिए जब पूरा Fe का सिर्फ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन 18 और साथ ही साथ 4s2 और 3d5। हमने कहा था आप इसको D को पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि सेल नंबर के हिसाब से लिखना होता है। तो जब आप सेल नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो यहां लिख देंगे ये और यहां लिख देंगे ये, भर के उस हिसाब से ऐसे लिख देंगे। ये आयरन का होता है, लेकिन हमें Rn+2 बोला गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के सब सेल से निकलते हैं। तो आउटर मोस्ट कौन हो जाएगी? चौथी। भले ही पहले भरी जा रही है वो अलग बात है, भरे ही वो पहले भरी जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले मतलब बाद में निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भरी गई, वो इस पे आ रहा था कि यहां देखिए, जब इस पे भर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4s2 यहां आ रहा, 3d5 यहां आ रहा, 3d6 यहां आ रहा, इसका मतलब ये बाहर है, ऐसा ना। लिखने के तरीका सेल के हिसाब से रहेगा, और सेल ये वाली सबसे आउटर मोस्ट में चौथी आती है। जब चौथी वाली सेल बाहर आएगी तो इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए और ये बचा ये, यानी D6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। तो D इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कह रहा द नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? कह रहा D इलेक्ट्रॉन इन आयरन, भैया D इलेक्ट्रॉन इन आयरन Z=26। अच्छा, और भी D इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। ठीक, D इलेक्ट्रॉन्स इन द आयरन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, Fe+2 ही है ना, हाँ सारा कुछ ठीक। कह रहा P इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, P इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन कितने हैं कुल? देखिए P इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स ES का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो P इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें नियॉन में तो कुल 6 है। कह रहा है कि नॉट, लिखा है ना, नॉट शब्द है, इज नॉट इक्वल टू। ठीक, आगे बता रहे हैं S इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, S के कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप पाएंगे मैग्नीशियम 12 होता है, 2 2 4 और इसमें भर जाएगा और ये 12, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, S वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब 12 हो जाएंगे। P इलेक्ट्रॉन्स इन 17 में कहां मिलेगा भैया? 3p आके रुक जाएगा 5 पे, यानी ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा, ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि भैया D इलेक्ट्रॉन्स है बिल्कुल है, दिख भी रहा, P इलेक्ट्रॉन्स है दिख रहा। बात समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है, ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ पूछे हैं कि बताइए D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 में है, वो किसके इक्वल नहीं है इनमें से। तो भैया D इलेक्ट्रॉन देखिए S वाला निकलने के बावजूद, तो चाहे Fe+2 में रहे चाहे Fe में रहे, D इलेक्ट्रॉन फिक्स है वो 6। देखिए इसमें 6 है, उससे आप मैच कराइएगा तभी आएगा आंसर। आगे बता रहे हैं P इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, P इलेक्ट्रॉन्स नियॉन में कहां मिलेगा आपको? यही मिलेगा, 6 तो है। S के इलेक्ट्रॉन सारे जोड़ लीजिए मैग्नीशियम में, 2 2 4 2 6 जोड़ लिया। आगे बता रहे हैं P के इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन वाले हैं उनकी बात कर रहा है, तो 18 जब भरा जाएगा, जब 18 होगा तब 6 होंगे, तो 17, यानी आंसर ये वाला सही है। मतलब हमको टिक करने के हिसाब से ये आंसर टिक कर लिया। कारण द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स
फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37 मिला कहीं पे, रुबिडियम 37 आप लिख के धरे हैं यहाँ पे। 37 का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहां भर ले तो रुबिडियम का हो जाएगा, और उसी के लिए आपको करेक्ट सेट लिख देना था। ये देखिए 36 यहां तक हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां भर लें तो इसके बारे में सब कुछ बता देना है। इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं n इज इक्वल टू देखिए 5 लिखा भी हुआ है, l की वैल्यू देखिए क्या होती 0 है, m की वैल्यू इसके लिए 0 है, s की वैल्यू प्लस हाफ हम लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। वहां देखिए वो सब बताएगा, सबको बता देगा वो, है ना। वो कोई अस्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो है आत्मा का प्रिंसिपल जिसको इस तरीके से सेट कर दिया हमने, है ना। हमें ने किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो हमें ने किया है, बड़ा मेहनत लगा इसके लिए, कम से कम 25 से 26 बार इसको सेट करने के बाद ये फाइनल आया था, और उस दिन हम बड़े खुश हुए थे। ठीक, ये जल्दी की बात नहीं, बड़ी पुरानी बात है। आगे बता रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वैनेडियम 23 हैज इन p ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, वैनेडियम 23 में p ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो भैया 23 में 6 तो होगी, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, है ना। नहीं, p ऑर्बिटल्स कहां मिलेंगे यहाँ पे, वैनेडियम 23, अरे p ऑर्बिटल्स का मतलब ये देखिए 23 है, यहाँ 18, 2 इसमें भरना, 3 इसमें भरना, एक ये है एक ये है, तो कुल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 12, कुल कितने हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत, देखिए फटाफट सवाल लग रहे हैं, केवल इतने से लिख लेने से आपके सब एकदम सेट है ना। आगे बता रहा है जर्मेनियम जो 32 है, इट इज ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें उनकी जो ml की वैल्यू है वो 0 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। बात क्वेश्चन समझ में आ रही। जर्मेनियम 32 है, इट इन इट्स लिखा रहेगा यहाँ पे, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ ml इज इक्वल टू 0। ml मतलब सिर्फ m, f समझिए, l सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन में लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। ml इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, जर्मेनियम 32 कहां आता है जिसके लिए ml इज इक्वल टू 0। ml इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि कहां कहां ऑर्बिटल्स जिसको 0 0 हम डिनोट कर पाएंगे। 32 अगर हम बात करें तो देखिए 30 यहां आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। चलिए अब हमें यह पता करना है कि किसमें ये m जो है 0 होता है, तो भैया l इज इक्वल टू 0 रहेगा तब भी 0 आता है, l इज इक्वल टू 1 रहेगा तब भी हम कहते हैं +1, और यहाँ 0 -1 एक बार यहां मिल जाता है। l इज इक्वल टू 2 रहेगा तब भी इसमें एक 0 मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 +1 फिर 0 फिर -1, देखिए इस तरीके से -1 फिर -2, ये भी मिलता है इस तरीके से। तो यानी l इज इक्वल टू 1 वाली में भी, 2 वाली में, 0 वाली में भी, और 1 वाली में भी, और 2 वाली में भी 0 मिलेगा। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ml कहां मिलता है, कहेंगे यहां भी मिलेगा। देखिए कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एक ये हो जाएगी ऑर्बिटल्स कंप्लीट, सिर्फ उन्हीं का नंबर पूछा है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के नंबर, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स पूछा है। तो जब नंबर्स की हम बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल्स देखिए कंप्लीटली फिल्ड वाली जर्मेनियम के लिए कहां हो जाएगी, एक ये वाला आंसर इसके लिए था, ये वाला आंसर अब हम इसके लिए कर रहे हैं, इसका इधर हो चुका है। ठीक, बात समझ में आ रही। देखिए एक ऑर्बिटल्स ये हो गई आपकी, एक ये हो गई, 2 हो गई, जिसमें L m मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर 0। 2p में भी एक आता है 0, क्योंकि यहाँ पे +1 0 1, और जो कंप्लीटली फिल्ड है भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि जर्मेनियम 32 में वो सब पहले ही भर लेंगे, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, आप लोग समझ गए होंगे, एक ये हो जाएगी, इसमें भी 0 आएगा, यानी 0 सब में मिलेगा, एक 0 वहां मिल जाएगा, ये यहां पर कंप्लीटली फिल्ड वाला। ठीक, उसके बाद कंप्लीटली फिल्ड वाला नहीं मिलेगा, तो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। वो सब बताएगा, बात को समझिए, वो सब बताएगा। करंट एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम 31 इज, क्या पूछा है उन्होंने, एजीमुथल का मतलब L की वैल्यू बताइए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए, और गैलियम प्लस दिया हुआ है,
ठीक है ना, गैलियम प्लस 31 है। ठीक, तो 31 का मतलब क्या होता है, देखिए 31 यानी 31, 4p1 होना चाहिए था, हो गया है कितना 3d, देखिए यहां पे क्या हो गया 3d और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूल गया ना, आप गैलियम प्लस, सवाल तो यही है मेरे ख्याल से, यही। ठीक ठीक है, 3d में नहीं जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात। चलिए जरा अरेंज करके एक बार देख लेते हैं। गैलियम है 31, और पहले ये गैलियम 31 का देखेंगे, फिर उसमें हम लोग निकाल लेंगे, बिना अरेंज किए कैसे बता दें, ये हो जाएगा। तो पहले आप आर्गन का लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4s2 और 3d कितना 10, ये भर जाएगा तभी आएगा वहां, सीधे यहां बता रहा। और उसके बाद क्या बचेगा 4p, ये वाला 4p कितना 1। अब सही है एकदम। देखिए आर्गन लिखने के बाद इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसको 2 भर दिया, इसको 2 भर दिया, 30 हो गया, 4p1 इस तरह से भर लिया। ठीक, अब कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले हम इसको ऐसे सेट कर लें कि जैसे ये तो इस हिसाब से भर लिया, सेल नंबर के हिसाब से अब इसको लिख तो ले पहले, तो सेल नंबर के हिसाब से ये बनता है कि 3d10 पहले आ जाएगा और बाकी सब बाद में, यानी 3d10 और 4s2 इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको गैलियम प्लस बना लेना है, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकल गया, ये हो गया अब किसका गैलियम प्लस 31 का। कोई दिक्कत, जर्मेनियम 32 गैलियम 31 वाली बात चल रही, ये ऐसे कैसे हो जाएगा जर्मेनियम, अच्छा आगे पीछे तो होते हैं, मतलब अगल बगल होते हैं, आगे पीछे नहीं, है ना, इसी तरीके से बात समझ में आ गई। अब देखिए कह रहे हैं कि अब इसके लिए अजीमुथल क्वांटम बताइए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए, बड़ी सावधानी से, तो आप पाएंगे कि ये देखिए ये क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, कहां आ रहा है s में आ रहा है, और s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग 5-7 मिनट का, अभी तुरंत इसको नोट कर लीजिए जल्द, और बहुत ध्यान से सवाल लगाइएगा, सिर्फ वही एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी को आसान कर देगा हर बार। ठीक, आगे अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है थोड़ी देर, केवल 5 से 7 मिनट, वो ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन कुछ हमने एग्जाम में देखे, पेपर मॉडल पेपर में कुछ सवाल दिए हुए हैं जिसको हमें लगाना है, तो उसके लिए ये पढ़ लें, फिर आगे भी और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहां हम सवाल लगाने के लिए पढ़ ले रहे हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर पहले किसमें, इन एलिमेंट या फिर आयंस के केस में, एलिमेंट या फिर देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ एलिमेंट हो या EX हो, कोई कंपाउंड ना हो, ये ध्यान देना, एलिमेंट हो या एलिमेंट का आयन हो कोई, ठीक, एलिमेंट या फिर एलिमेंट का कोई आयन। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इफ एलिमेंट या एलिमेंटल आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इवन मत बनाइएगा इसको, अनपेयर्ड मतलब अनपेयर्ड, ठीक ना, क्योंकि अगर आपको कह दिया जाए कि 26 और 25, आयरन जैसे 26 बोल दिया जाए और आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए 25 और फिर 2 निकाल दिया जाए तो हो जाएगा 24, है ना, तो आप ऑड और इवन वाला वहां गलत हो जाएगा, इसलिए वो नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें एलिमेंट्स के केस में, और खासतौर से ये डी ब्लॉक में ज्यादा काम आएगा, उन्हीं में आता भी है ना, इन देयर ऑर्बिटल्स, ठीक, अगर क्या हो, इफ मतलब वही एलिमेंट या एलिमेंट्स आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स, देन दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है, अगर यही सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखें अपने ऑर्बिटल्स में तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस किया जाता है बाय मैग्नेटिक मोमेंटम से, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, और इसी का नाम है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या नाम है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक, इसको जिस फॉर्मूले से निकाला जाता है उसको बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू रूट में n ब्रैकेट में फिर n+2, वो हर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, जहां पर n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर म्यू 0 है तो जाहिर सी बात है वो डायमैग्नेटिक होगा, म्यू अगर नहीं 0 है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पूरी बात समझ में आ रही है एकदम एक, बिल्कुल, इसमें कुछ नया नहीं है, मेरे ख्याल से आप कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देख लें। मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्रेस्ड बाय, किससे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम, या उसी को बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू इज इक्वल टू रूट में n फिर ब्रैकेट n+2,
बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब म्यू इज इक्वल टू अगर 0 है तो डायमैग्नेटिक, म्यू नॉट 0 है तो पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो वैल्यू याद आ जाएगी। अगर वैल्यू दी हुई है तो ये देखिए डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, अब पूछा जाए उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेसिमल से ठीक पहले वाली वैल्यूज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 1 के लिए जाहिर सी बात है इसके 1.73 आए, 2 में 2.81, 3 में 3, क्योंकि ये पहली वैल्यू तो वही लिख लेनी है 3 के आगे 83 यानी 83, 4.87, 5.91। कुछ नहीं करना रहता है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा कैसे, कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस एलिमेंट में या जिस आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो ये कुछ बातें इसके लिए हो गई। कह रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूल के केस में आपको लगे हाथ ध्यान देना है, वहां पर लगेगा ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी छोटे मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल मत लगा दीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ उन्हीं में अप्लाई है। ये नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है उसमें भी, हालांकि सही तो उसमें भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि H2SO4 में काम नहीं करेगा तो CaCl2 में काम करेगा, NOH में, सब में काम करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं, उसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को आप जोड़ेंगे, अगर ऑड आ जाए टोटल तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इवन आ जाए तो डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शंस भी है इसके, कुछ एक्सेप्शंस क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिस किसी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जिस किसी मॉलिक्यूल में क्या आ जाए 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होंगे। जैसे CO 6 और 8 14 डायमैग्नेटिक होगा, N2 7 7 14 डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि देखिए इवन नंबर वाले हैं सब। O2 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, पैरामैग्नेटिक। NO 15 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। एकदम आसान है, कुछ नहीं। N2O में 22 इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। नोट कर लीजिए, सब बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल इसके लिए हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से ही निकलता है और आपको ऑर्बिटल्स में देख लेने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, उसी हिसाब से पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है बता लेना रहे। जैसे कह रहे हैं कि एक हमारे पास Fe+2 है और एक कह रहे हैं Fe+3 है। दोनों की बताइए, म्यू की वैल्यू बता दीजिए दोनों के लिए, और साथ ही साथ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। तो वो वाला कहानी हमें आपको याद है, ये देखिए 26 होता है, ये भी 26 होता है, इनके एटॉमिक नंबर्स 26 होते हैं, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल होते ही हैं वही। ठीक, तो आप किसी एक का बना लीजिए, तो आप आर्गन 18 का लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 3d6 4s2। आउटर ऑर्बिटल यही लिखेंगे आयरन के लिए, आयरन चूंकि क्या है यहाँ पे आयरन ये 26, हमें क्या चाहिए, ये आयरन 26 का हो गया। अब +2 यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल दीजिए, ये हो जाएगा +2 का। तो देखिए अब ये क्या है, D6 है, क्या बचा D6। अब देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D6 ऐसे बनाएंगे, तो देखिए ये बना लिया 1 2 3 4 5 6। और कुछ लोग तो 10 में से 6 माइनस कर लेंगे वैसे भी, क्योंकि भाई 5 अनपेयर्ड होंगे, है ना, पहले मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो वो अनपेयर्ड कम होगा। 10 में से 6 करेंगे 4 आ जाएगा, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। इसका मतलब Fe+2 क्या है, Fe+2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये Fe+2 है पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, तो 5 इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड हम लिख दें खाली NOF, नहीं ऐसे कैसे NOF, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू क्या है इसमें, ऐसे लिखिए ना, n की वैल्यू कितनी है इसमें 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब मैग्नेटिक मोमेंटम लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 4 पॉइंट अपने मन से 887 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि +3 वाले में देख लीजिए, तो +3 वाले में देखेंगे, यहीं से हम देख लें, बिल्कुल यहीं से सारा कुछ कर लेंगे। इसी वाले से कहेंगे 3, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर वाले निकल ही गए हैं, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो 5, यानी ये हो जाएगा D5, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार 5।
और 5n की वैल्यू जब हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 5.91 और 91 हो जाएगी तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये भी भैया क्या है, पैरामैग्नेटिक। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक इसी तरह से कह रहा है जिंक 30 बताइए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो भैया जिंक 30 लिखेंगे तो यहाँ 3d10 हो जाएगा 4s2 और कोई किसी ऑर्बिटल्स में उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जिंक 30 डायमैग्नेटिक। अगर Zn+2 कहा जाए तो भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां से पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी ऑर्बिटल में उसके 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। Mn से जाके 25 बताइए, Mn25 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक क्योंकि डी 5 ऑर्बिटल्स होती है। क्रोमियम कॉपर कुछ भी पूछा जाए आप आराम से बता लेंगे, ठीक है ना। तो इसको बखूबी एक बार लिख कर और एक तरफ से समझ लीजिए, इसको ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें हमने बड़ी सफाई से लिखा है। ठीक, तो इसको समझ के आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब रिवीजन नोट्स रह गया है, वो आराम से आपको मिलेगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।